नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, जिसके तहत सपा अब चुनाव में जातिगत जनगणना का कार्ड खेलने की तैयारी में है और साथ ही बीजेपी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रही है। तो वहीं बीजेपी सपा के जातिगत कार्ड का जवाब महिला बिल के सहारे खोजने की कवायद में जुटी है और चुनाव से पहले महिला बिल को भुनाने के लिए जगह जगह नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन का आयोजन करने के लिए कमर कस चुकी है। अब देखना यह है कि सपा जिस तरह से बीजेपी को जातिगत जनगणना का विरोधी बता जनता के बीच विरोध के सुर और साथ ही दलित पिछड़ों को साधने की तैयारी में जुट गई है, ऐसे में क्या सपा का ये चुनावी दौर में काम कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो आज जातिगत जनगणना का कार्ड, महिला आरक्षण बिल के दांव पर होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस चुनाव में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है और इस मुकाबले में एक तरफ बीजेपी नारी शक्ति वंदन कानून के जरिए आधी आबादी को साधने का प्रयास कर रही है और पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी को जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर चुकी है। सपा का कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर होगा। बिहार के बाद राजस्थान सरकार ने भी जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद जातिगत जनगणना राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, जिसकी तपिश उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी दिखना तय है। आधी आबादी के बीच जनाधार बढ़ाने के लिए भाजपा की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में इसी महीने 4 चरणों में नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। भाजपा के नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलनों की शुरुआत आगरा से हो रही है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति वंदन कानून का श्रेय बीजेपी को मिले, इसके लिए भाजपा महिला मोर्चा ने इस महीने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में महिला सम्मेलन आयोजित करने की रणनीति बनाई है। वहीं सपा लोकसभा चुनाव के चलते जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव को लड़ने की रणनीति बना चुकी है। बिहार के बाद राजस्थान सरकार ने भी जिस तरह से जाति आधारित जनगणना की घोषणा की है, ऐसे में सपा के प्रदेश मुख्यालय में समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी और समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी की संयुक्त बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा संविधान को बदलने की तैयारी में है। वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों को अधिकारों से वंचित कर रही है बीजेपी और आउटसोर्सिंग करके नौकरियां खत्म की जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में सपा का जनगणना कार्ड चुनावी रण में क्या कमाल कर पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये टेढ़ी खीर जरूर साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब जातिगत जनगणना कार्ड पर खेलने की तैयारी कर चुकी है, ऐसे में सुनिए सपा प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी ने क्या कुछ कहा। का साफ मानना है कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं जाति जनगणना के लिए और हम सरकार को विवश कर देंगे कि वो जाति जनगणना कराए और जब भी समाजवादियों की सरकार आएगी तो सबसे पहले हम इस मुद्दे को यथार्थ रूप देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के रूप में करेंगे। तो बिहार और राजस्थान के बाद अब जातिगत जनगणना की तपिश कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है और लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे के सहारे कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुकी है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जनगणना से बचती नजर आ रही है, जनगणना विरोधी है और ऐसे में जो तमाम शोषित और वंचित है उन्हें उनका सामाजिक हक देने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यही वजह है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कदम पीछे खींचती हुई नजर आती है। तो सपा के आरोपों का ये दौर
और भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले समय में महिला बिल के सहारे इस चुनाव में उतरने की तैयारी में तो है, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस दांव का क्या काट भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखना ये होगा कि 2024 की लड़ाई जो कि कांटे की होने वाली है, उसमें ये दोनों ही कार्ड किस तरह से जनता को अपने हक में करने में सफल हो पाते हैं और जनता किसकी तरफ ज्यादा नरम रुख अख्तियार करती है और किसके पाले में ज्यादा जाती हुई नजर आती है। ये बड़ा सवाल होगा और इसके लिए अब इंतजार करना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब चुनावी माहौल के साथ ही साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। तो शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और सबसे पहले हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनूप सांडा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में अनूप जी। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना की बात छेड़ते हुए अब आप लोग नजर आ रहे हैं। बिहार राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है, क्या लग रहा है आपको, इसके सहारे आपकी चुनावी नैया पार होगी? सहारे की बात नहीं है, सिद्धांत की बात। समाजवादी पार्टी पिछले लंबे समय से मांग कर रही है कि समाज की जो वंचित जातियां हैं, जिनको हजारों वर्षों से षड्यंत्र द्वारा धर्म की आड़ लेकर उनके हकों अधिकारों से और मानवीय गरिमा से वंचित रखा गया, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए ये सरकार जातिगत जनगणना करके ये बात तय करे किस जाति का, किस वर्ग का कितना आबादी है। और भारतीय जनता पार्टी जो पाखंड तो करती है और सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन अनूप जी अभी 2022 तक विधानसभा चुनाव में तो आपके पास ये मुद्दा नहीं था। लोकसभा चुनाव में जैसे ही बिहार से ये मुद्दा उठा है, आपने सोचा कि यूपी में भी क्यों ना इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली जाए। देखिए 2022 के चुनाव विधानसभा के चुनाव थे और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की जो असफलताएं थी, उस सरकार की जो अहंकारी और लोकतंत्र विरोधी नीतियां थी, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था थी, उन मुद्दों को जनता के बीच में चुनाव के दृष्टिकोण से उठाना और आवश्यक था। और इस नाते ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक तौर पर इस विचार की नहीं, लेकिन बिहार के सर्वे से पहले आप लोग इतने मुखर होकर इस मुद्दे पर बात करते नजर नहीं आए थे कभी, इसलिए सवाल करना लाजमी है। अब अगर मैं सवाल करूं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला तो 1948 से चल रहा था, भाजपा कहती कि सैकड़ों साल से संघर्ष चल रहा था, 1984 के बाद ही उनको ये मुद्दा क्यों याद आया? तो ये सवाल है, समय समय पर राजनीतिक दल मुद्दों को महत्व के हिसाब से और उस जरूरत के हिसाब से उठाते रहते हैं। तो ये मुद्दा हमने उठाया हुआ है और ये आप भी जानती हैं कि एनडीए में शामिल तमाम पार्टियां इस बात की मांग कर रही हैं। संपूर्ण विपक्ष करीब करीब ये मांग कर रहा है। इस देश का बहुजन समाज जो 85% है वो इस बात को के समर्थन में है और चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। और भारतीय जनता पार्टी क्या है, उसका कोई स्टैंड नहीं क्लियर है इसके ऊपर। एक तरफ उसके माननीय प्रवक्तागण तमाम परिचर्चाओं में जाते हैं तो ये कहते हैं कि साहब वो बिहार में जिस मंत्रिमंडल ने फैसला लिया था जातिगत जनगणना का, उसमें भाजपा भी शामिल थी, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं साहब अभी इसको हमारी सरकार नहीं कर रही है। हमारा ये कहना है कि 9 साल से आप उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। जैसे आपको 9 साल में नारी शक्ति वंदन की नहीं याद आई, अगर तब आपने कर दिया होता नारी शक्ति का वंदन तो आज देश में 33% सीटें आरक्षित हो चुकी होती महिलाओं के लिए। चुनाव के 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठाती है और आप संसद में आनंद फानन में प्रस्ताव पास करके अब जनता की महिलाओं की सहानुभूति लेने के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब तो बढ़ती महंगाई से, अपने बच्चों की बेरोजगारी से, खराब कानून व्यवस्था से महिलाएं हमसे आक्रोशित हैं। तो खुद भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि वो चूंकि सरकार में है तो वो कितने गंभीर हैं इन मुद्दों के प्रति। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मात्र मुद्दों को उठा करके वोट के लिए उनको भुनाना चाहती है, जनता का भावनात्मक शोषण करना चाहती है, ठीक है हमारे साथ पार्टी एक तरफ भाजपा की पोल खोलना चाहती है और दूसरी तरफ बुनियादी सवालों को भी जनता के दिमाग में डालना चाहती है और लगातार उठाना चाहती है। ठीक है अनूप जी, आपके पास आऊंगी मैं। प्रियंका पासवान जी हमारे साथ जुड़ी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रियंका जी। प्रियंका जी, अनूप जी जिस तरह से बातचीत करते हुए आ रहे हैं, आज खास तौर से जातिगत जनगणना का कार्ड समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खेलने की तैयारी है, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी महिला बिल
को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच पहुंच रही है और इस बात का श्रेय पूरी तरह से लेना चाहती है कि बिल उनकी सरकार में पास किया गया है। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में ये जो जातिगत जनगणना की हवा आई है, ये बिहार और राजस्थान से होते हुए आई है, क्योंकि इससे पहले सुनाई नहीं देते थे ये शब्द? जी देखिए, ये राजनीति तो अच्छी है, लेकिन ये राजनीति भ्रम की राजनीति है और गुमराह करने की राजनीति है। अब महिला आरक्षण बिल को लेके आप कर लीजिए, क्योंकि यदि अगर इन लोगों ने इसमें जो बोल रहे हैं कि 33% आरक्षण दिया, 30% आरक्षण दिया महिलाओं को, लेकिन अगर वाकई देश में ये पूरी तरह अच्छी तरह बता दिया जाए आखिर 33% में से किन लोगों को दिया गया, किन महिलाओं को दिया गया ये आरक्षण। इसमें ना ओबीसी कम्युनिटी है जो कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इसमें ना SC/ST की कम्युनिटी की महिलाओं की बात की गई है। अब बीजेपी प्रवक्ता ये बोलते हैं कि नहीं SC/ST के लिए है, लेकिन मैं बता दूं वो रोटेशन लेवल पे, वो रोटेशन पे होगा कि SC मेल उस सीट से लड़ेगा, फिर वो नहीं लड़ेगा तो SC फीमेल उस सीट से लड़ेगी। तो इस तरह तो SC/ST का कोई भी चीज बढ़ा नहीं है रिजर्वेशन में, महिलाओं को भी अगर जोड़ दिया जाए तो। और ओबीसी कम्युनिटी तो न जाने कितने पहले 52% उनकी आबादी बताई जाती थी, अब तो जहां तक बिहार की जनगणना देखी जा रही है तो जातिगत जनगणना वो तो काफी बड़ी है। तो अगर 84% आबादी हो चुकी है इस समय। जी, और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी आबादी को आप छोड़ करके देश में आप महिलाओं को क्या हित करेंगे, क्या हित करेंगे? अभी देखिए, मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं, बड़े मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुंचे पढ़े, लेकिन क्या आप ये सारी चीजें उन महिलाओं को भी बता सकते हैं जो महिलाएं आज भी ग्रेजुएशन जब करती हैं तो बोलती है बहुत बड़ा हम लोगों ने काम कर लिया? वो किस आबादी की महिलाएं आती हैं? वो ओबीसी SC/ST की महिलाएं आती है। रीजन मैं बता रही हूँ ऐसा क्यों है कि रीजन ये है कि खाने से जिस हिसाब से गरीबी हमारे वहां है, जिस हिसाब से हमारे वहां तमाम दुशासन है कि लोगों तक सही चीज पहुंच नहीं पाती, जिन लोगों के लिए चीजें बनी हुई हैं, इवन सरकार में भी जो योजनाएं हैं, तो जब चीजें पहुंच नहीं पाती तो एक बहुत बड़ा वर्ग, इवन आप समझ लीजिए 85%, जिसमें SC/ST OBC और माइनॉरिटी आती है, मुस्लिमों की कहीं कोई बात नहीं हुई है, और SC/ST माइनॉरिटी आते हैं, और इनमें ना नहीं। तो ऐसे में प्रियंका जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे को उठा रही है, कि आपको लगता है कि आज के समय में चुनावी दौर तो हो ही चुका है, अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी यदि ये मुद्दा उठा रही है तो क्या आपको लगता है कि सामाजिक न्याय के लिए उठा रही है या कहीं ना कहीं चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है? देखिए, चुनावी फायदा तो हर कोई देखता है, लेकिन सामाजिक न्याय की जो बात है, संविधान इतने टाइम से हमारे वहां लागू है, 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोगों को मूलभूत चीजें उनकी नहीं पूरी होती। और समाजवादी जो पार्टी बोल रही है कि ठीक है हम जाति जनगणना कराएंगे, तो डेफिनेटली बिहार में अगर वहां बीजेपी शासित सरकार रहती तो जाति जनगणना नहीं होती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए। तो अगर समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठा रही जाति जनगणना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उठाना चाहिए, और ये बिल्कुल बहुत बड़े वर्ग को ले अगर बढ़ाना है, देश के मुख्य धारा में लाना है, 90% आबादी को छोड़ करके आप विकास नहीं कर सकते। तो जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, और अगर वहां आई, अखिलेश की सरकार आई या कोई और सरकार आई, तो डेफिनेटली, मतलब बीजेपी, गैर बीजेपी अगर सरकार आई तो डेफिनेटली ये चीज हमेशा हाइक रहेगी कि जातिगत जनगणना होगी, और ये जरूरी है भारत देश। ठीक है अनूप जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जातिगत जनगणना की तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही सपा सुप्रीमो जिस तरह से ललन कुमार देवी के पास गए थे, उसके अलावा ओबीसी को जिस तरह से दलित को साधने की यहाँ पर बात चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि अब आपका जो पुराना वोट बैंक था उसके अलावा भी आपको अन्य वोट बैंकों को साधने की जरूरत है, इसीलिए ये कवायद चल रही है? क्योंकि बीएसपी का जो वोट बैंक है या बीएसपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं आपके करीबी अब हो रहे हैं। प्रियंका जी, मैं अपनी बात कहूँ उसके पहले एक आपसे निवेदन कर दूं, कुछ तकनीकी त्रुटि है, शायद मेरे नाम के साथ नेता बीजेपी लिख करके आ रहा है। ठीक है, माफ कीजिएगा मुझे, मैं अनुरोध करूंगी अपनी टेक्निकल टीम से कि आपके नाम को ठीक किया जाए। जी अनूप जी, अभी हमारी राजनीतिक विश्लेषक महोदया ने जो बात कही, काफी बातें उन्होंने वो कही जो मैं भी कहना चाहता था, और शायद अगले चक्र में कहता कि ये मुद्दा, देखिए, राजनीतिक दल जो है वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए
अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए मुद्दे उठाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम नफरत तो नहीं फैला रहे हैं, हम बंटवारा तो नहीं कर रहे हैं, हम वो तो नहीं कर रहे हैं। हम तो लोगों को, जिनको हजारों साल से उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उनके अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। अभी बड़ा मूलभूत मुद्दा प्रियंका जी ने उठाया कि महिला आरक्षण के नाम पर आप एक तरफ नारी शक्ति वंदन कर रहे हैं। तो भाई नारी शक्ति वंदन करेंगे, पिछड़ी महिलाओं का वंदन क्यों नहीं करेंगे? जिनकी शिक्षा का प्रतिशत कम है, जिनके घर से निकलने का प्रतिशत कम है, जिनको सामान्य जात की महिलाओं से ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत है, उनको आपने नारी शक्ति वंदन में क्यों नहीं कवर किया? उनके लिए अलग से आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है कि आप भेड़ की खाल ओढ़ करके भेड़िए को ले जाना चाहते हैं। मुखौटा तो लगाते हैं नारी शक्ति वंदन का। मूल मुद्दा आपका यह है कि आरक्षण का लाभ जो कमजोर पा रहे हैं, उन कमजोरों के उस लाभ को कैसे ये किन प्रकार। लेकिन अनूप जी इसमें सवाल ये भी तो उठता है कि अभी तक तो ये कदम ही नहीं उठाया गया था। हम यदि जनरल में महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो मुद्दा भी आगे उसमें अमेंडमेंट्स होंगे, आगे उसमें बदलाव भी होंगे। कोई भी एक जो बिल आ जाता है वो हमेशा के लिए स्थायी तो हो नहीं जाता है। तो यदि आप इस मुद्दे पर बात करें तो कहीं ना कहीं पहले ही कदम की शुरुआत तो हुई है, फिर अमेंडमेंट्स तो हो सकते हैं ना। मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। हम जब कोई विचार कहते हैं तो वो विचार हमारी सोच को दर्शाता है। जो बिल लाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप कम से कम भाजपा की सोच तो स्पष्ट हो गई। अब अगर उसमें कोई संशोधन होता है तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी के और अन्य सामाजिक न्याय की पक्षधर जातियों के दबाव से हो रहा है। सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी। ठीक है, क्या सरकार इतनी दूरदर्शी है कि पहले दिन बिल ला रही है? और ठीक है, आपके सवाल पे मैं ठीक है अनूप जी आपके सवाल पे मैं सुरेंद्र जी से जवाब लूंगी। नेता बीजेपी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। जिस तरह से हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब उठी है और समाजवादी पार्टी जिस तरह से उसके सुर में सुर मिला रही है, क्या लग रहा है आपका? अनूप जी ने एक सवाल भी आपके सामने यहाँ पर रखा है कि महिला बिल की सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं और उसे भुनाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है जगह जगह सम्मेलन करके, ऐसे में यदि पिछड़ों की बात कर ले, SC ST की बात कर ले तो उन लोगों को छोड़ा गया है। और यदि अब अमेंडमेंट की बात आगे आने वाले समय में अगले कदम पे आप करें भी, भारतीय जनता पार्टी करे भी, तो वो आपको दबाव में करना पड़ेगा। प्रियंका जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो अभी सपा के हमारे अनूप जी जो कह रहे थे कि महिला बिल वाली, अरे इन लोगों ने महिला बिल लाने ही नहीं दिया। इन लोगों ने तो खुद विरोध किया था। और आज जब ये देख रहा है कि देश के अंदर एक अच्छा काम हुआ है, तब इनको लग रहा है कि भाई जो अच्छा काम हुआ है अब तो ये जनता जो है इनके साथ चले जाएंगे। तो ये अभी जो है अपने आप को जो है कोशिश कर रहा है कि कुछ हम भी उनके हमदर्द बन जाए। लेकिन जहां तक बात रहा, देखिए जनगणना की, ये जनगणना जो है ये जनगणना इनको ना कहा जाए, ये सर्वे किया है भारत। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सुरेंद्र जी मेरा सवाल छोटा सा सुन लीजिए। जब आप महिला बिल की बात कहते हैं तो एक अच्छा कदम है, उसकी तारीफ हर किसी ने की है। लेकिन यदि वो भी जनगणना की बात करते हैं, 2011 से जनगणना हुई नहीं है, तो उसमें आप पीछे क्यों हटते हैं? उसमें भी तो कोई बुराई नहीं है, आपको वहां पे भी सपोर्ट करना चाहिए उस बात को। प्रियंका जी, हमने पीछे कहीं नहीं हटा। अगर बिहार के अंदर अगर आज सर्वे हुई है, अगर आज जाति की सर्वे हुई है तो हमारी ही वजह से हुई है। जब वो हमारे साथ सरकार में बिहार के अंदर जब थे माननीय नीतीश कुमार जी, तब हमारे ही सपोर्ट से ये जनगणना हुई है। अरे तो आपने आंकड़े तो सार्वजनिक किए नहीं। आर्थिक स्थिति भी आप बताइए, और जो वहाँ के लोग हैं वो कितना डेवलप किए हैं, कितना गरीबी आया है, कितना क्या हुआ, आपको पूरा डाटा देना पड़ेगा। ठीक है, अनूप जी जवाब दीजिएगा। सिर्फ लालू जी के आप कह रहे हैं आपके समय में हुआ है, आपके कार्यकाल में। अनूप जी जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये क्रेडिट लेने का जो कल्चर है ना, ये बहुत अच्छा है जी। मैंने तो शुरू में ही कहा कि जाति जनगणना वो गुड़ भरी हंसिया हो गया भाजपा के लिए। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। अभी हमारे मित्र आर्थिक आरक्षण की भी उन्होंने आर्थिक स्थिति सर्वे की बात बताई, और ये तमाम भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि स्क्रिप्ट इन लोगों को लिख करके दी जाती है और उसको लोग दोहराते हैं पर चर्चाओं में। ये लगातार सवाल प्रवक्ता मित्र भाजपा के उठा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब जनगणना होती है, प्रियंका जी भी जानती होंगी, आप दोनों प्रियंका जानती होंगी और सुरेंद्र जी भी जानते होंगे, क्या जब भी जनगणना होती है
आम जनगणना होती है, क्या उसमें आर्थिक आंकड़े, शैक्षिक आंकड़े परिवारों से नहीं लिए जाते हैं? और अगर आप उस आरक्षण को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के प्रति आरक्षण देने की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो 10% को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आप दे चुके हैं। प्रियंका मिश्रा जी, ये सवाल ये इस बात का है कि जिस देश में संपत्ति का 80%, भू संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों का 80% हिस्सा 15% आबादी वाले वर्ग के हाथ में हो और 85% आबादी के पास इस देश की भू संपत्ति और प्राकृतिक संपदा का 80% मात्र हिस्सा हो, सुरेंद्र जी, उस देश में आर्थिक स्थिति किसकी खराब है, स्वतः स्पष्ट है। और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आप 10% लाए, प्रियंका जी आपके पास आती हूं मैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा पहले। सामाजिक तौर पे निर्धन लोगों को आपने कवर नहीं किया, आपने कहा इसमें सिर्फ वो जातियां आएंगी ईडब्ल्यूएस में जिनको सामाजिक न्याय मंडल आए वगैरह। सुरेंद्र जी, अनूप जी का सवाल है कि ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण तो आप दे चुके हैं ना? मैं उसी पे तो कह रहा हूँ, अनु भाई की बात पे तो मैं आ रहा हूँ। इन्होंने ये कहा कि जब ये सर्वे हुई, जनगणना हुई, उसमें सारी रिपोर्ट दी गई। जब सारी रिपोर्ट ली गई तो आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया सारी रिपोर्ट? आपने सिर्फ ये बता दिया कि यादव समाज जो है 14% है, ये फलाना इतने परसेंट है। अरे भाई, इस देश अंदर हर किसी को पता है। लालू यादव जी हमेशा हर भाषण में बोलते थे कि हमारी आबादी जो है 13 से 14% है और सब समाज, जितने भी समाज के लोग हैं, सबको पता है कि उनकी जो है। ठीक है, ठीक है प्रियंका जी से अगला सवाल है। प्रियंका जी, जातिगत जनगणना, सुरेंद्र जी आती हूँ मैं आपके पास। सुरेंद्र जी बड़ी बात नहीं आती हूँ मैं आपके पास। देखिएगा, ये इंडिया गठबंधन के लोग हैं प्रियंका जी, इनकी इस बार जो है दाल गलने वाली नहीं है 2024 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और रोजगार की बात करती है, विकास करने की बात करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, कानून व्यवस्था से लेके तमाम जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया। हम तो विकास के नाम पर चुनाव में जाने के लिए तैयार। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास में। प्रियंका जी से अगला सवाल है मेरा। प्रियंका जी, जिस तरह से बिहार की सर्वे की भी यदि हम बात कर ले, पहली बात तो ये कि वो जनगणना नहीं है, सर्वे है। सर्वे के आंकड़े वहां पर जनता के सामने सार्वजनिक किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं और जिस तरह से अनूप जी ने भी कहा कि जनगणना है तो तमाम जानकारी होगी, आर्थिक जानकारी भी पक्का होगी, लेकिन वो जो आंकड़े किए गए हैं वो सिलेक्टेड जो पोर्शन है उसको जारी किया गया है। वहां पर प्रतिशत की बात हो गई, वहां जाति की बात हो गई, वहां अमीर गरीब की बात नहीं सामने आई है। जी देखिए, सबसे पहले बात मैं तो अमीर गरीब अगर आप देखेंगे, लोगों के मुंह से सुनते हुए बहुत दिखाई पड़ता है अमीर गरीब गरीबी के आधार पे होना चाहिए। तो मैं अगर बोलूं तो आप ईंट भट्टों में काम करने वाले कौन से लोग हैं बताइए? सामान्य वर्ग के लोग हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किन वर्गों की होती है? सामान्य वर्गों की होती है। बच्चे जो आज काम करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं और कभी कभी छापे पड़े तो पकड़े जाते हैं, मतलब बच्चे को छुड़ाया जाता है, वो किस वर्ग की होती हैं? महिलाएं जो जेबी रोड में और हर रेड लाइट एरिया में बेच दी जाती है किसी तरह, वो किस वर्ग की होती हैं? तो अगर आप ये देखेंगे तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग की होती हैं, क्योंकि इनके पास एक तो सूचना बहुत कम से पहुंचती है, दूसरे ये लोग इतने ज्यादा डेवलप नहीं है कि सरकारें, मतलब इतनी ढेर सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी इनको उसका लाभ नहीं मिलता है। कई चीजों से उनको हटा दिया जाता है। अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैं भी SC कम्युनिटी से आती हूं और मुझे अगर कहा जाए तो मुझे भी बहुत सारी चीजों का लाभ मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मेरे माता पिता को मतलब रिजर्वेशन की वजह से जब उनको मिला, उनको नौकरियां मिली, उसके बाद हम 7 भाई बहन, हम लोग को पढ़ाई में कोई भी छूट नहीं मिली। तो आप ये बताइए 10% जो EWS लागू कर दिया गया। तो प्रियंका जी, ऐसे में आप जो बात कह रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा विरोधाभास उसमें नजर आ रहा है। SC ST से आरक्षण मिले उसका विरोध नहीं किया जा रहा, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि SC ST के साथ यदि गरीबी के लेवल पे आरक्षण मिलता तो आपको नहीं लगता कि आपको भी ज्यादा फायदा होता? ये मेरा सवाल है, मेरा विचार नहीं है, मेरा सवाल है बस।
नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए गरीब, अगर गरीब भी आप ढूंढेंगे ना, देखिए EWS 8 लाख गरीब मानी गई है, और जो नॉर्मल वर्ग है उनको 2400 कैलोरी पे गरीबी मानी गई है। आप बताइए ये किस तरह का विरोधाभास है, ये किस तरह का विरोधाभास है? जो 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसको EWS नहीं मिल रहा है, और जो 2400 कैलोरी पर डे खा रहा है वो रईस है। तो जो गरीब वंचित वर्ग है, जो गरीब SC ST माइनॉरिटी वर्ग है, वो लोग 2400 कैलोरी पे गरीब है, वो 8 लाख कमा रहा है, वो गरीब है, उनको EWS दिया जाए। ये किस तरह का विरोधाभास है? और बीजेपी वाले क्रेडिट लेके कि बिहार में सर्वे उन्होंने करवाया। अरे भाई, अगर सर्वे वहां करवा लिया होता तो यूपी में करवा लिया होता, पूरे देश में करवा लिया होता। जो 33% आबादी आपने दी OBC वर्ग को भी देनी चाहिए थी, माइनॉरिटी वर्ग को भी देनी चाहिए थी, SC ST वर्ग को भी देनी चाहिए थी। ये लोग सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। ये देखिए तुष्टीकरण है, ये तुष्टीकरण है। एक समाज का जो 15% आबादी है उसका तुष्टीकरण है। ये तुष्टीकरण करके उनका वोट लेने का ये सिर्फ है। लेकिन अगर मानवतावादी लोग जो उसमें भी होंगे वो इस चीज से बिल्कुल ये सहमत होंगे कि कभी भी 15% को सिर्फ ले करके आप ठीक है प्रियंका जी समय मेरे पास नहीं है। सुरेंद्र जी 5 सेकंड में आप अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। अनूप जी से फाइनल कमेंट लूंगी, बस समय नहीं है मेरे पास जी। प्रियंका जी, मेरा मानना यह है कि देश जिस प्रकार विकास कर रहा है, उत्तर प्रदेश इस प्रकार से विकास कर रहा है, इस बार जो है देश की जनता जो है गुमराह होने वाला नहीं है। ठीक है अनूप जी, 2024 में ठीक है सुरेंद्र जी। अनूप जी फाइनल कमेंट। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि 80% जो समाज 85% है, उसके पास इस देश की भू संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों का मात्र 20% ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनूप जी बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र जी बहुत धन्यवाद, प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो जिस तरह से लगातार आज हम चर्चा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना का मुद्दा समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी पर कहीं आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला बिल के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिशों में कवायद में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता किस ओर ज्यादा झुकाव महसूस करती है, किसमें अपना ज्यादा फायदा ढूंढ पाती है और किस आधार पर वोटिंग करती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।